नमस्कार, मैं एडवोकेट रोशनी फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का अपना टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। और आज मैंने किसी भी कानून के बारे में या किसी ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाया। मैंने आज जो लोग कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये एक तरह का एक मोटिवेशनल वीडियो है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एडवोकेट लाइन में जाना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार की कोई जॉब करना चाहते हैं। तो मैंने एक तरह का ये मोटिवेशनल वीडियो ही उन स्टूडेंट के लिए बनाया है। तो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग LLB कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या करने वाले हैं। कई बच्चे तो क्या होते हैं, 12th के बाद में 5 ईयर लॉ करते हैं। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो BA करने के बाद में या MA करने के बाद में, BCom करने के बाद में 3 ईयर की LLB करते हैं। देखो, जो स्टूडेंट 3 ईयर की लॉ करता है वो भी एक वकील बन सकता है। जो 5 ईयर लॉ करके आता है वो भी एक वकील बन सकता है। तो आज अपन इस लेक्चर में यही बात करने वाले हैं कि एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए एक स्टूडेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो आज अपन इस पर चर्चा करेंगे। अब मान लो किसी स्टूडेंट ने लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया और आप घर बैठे हो, आप कॉलेज जा ही नहीं रहे हो। कॉलेज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्लासेस चल रही है कि नहीं चल रही, क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो आपको इस बारे में पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लॉ करनी ही है तो आपको सीरियसली लेना पड़ेगा और आपको क्लास भी अटेंड करनी पड़ेगी। और अगर आप कॉलेज में जाते हो तो अगर किसी प्रकार के कोई टॉपिक पर कोई बात होती है या फिर किसी प्रकार का कोई टॉपिक आपको आपके गुरु यानी कि आपके सर आपको पढ़ाते हैं, तो आप उनसे पूछो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, प्रॉपरली क्लास लो और ध्यान रखो कि क्लास में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आज अपने सर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लॉ करोगे तो आपको प्रॉपरली क्लास लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आप लॉ कर रहे हैं, आप क्लास में आ रहे हैं, तो आपको रोज नई चीजें सीखने को मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप कॉलेज गए, अफरा तफरी करके आप वापस घर आ गए। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको प्रॉपरली क्लास लेनी है। और दूसरी बात, आपको मैं एक बात और बता दूं, सबके घर में न्यूज़पेपर आते हैं, तो आप सुबह पहले न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐड आते हैं। ऐड का मतलब आप समझते हो, जो अपराध हो रहे हैं रोज, जैसे कहीं किसी प्रकार की कोई चोरी हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई, या कोई किसी को भगा करके ले गया, किसी लड़की का रेप हो गया, कोई किसी को उठा करके ले गया। ऐसे मामले अखबारों में रोज आते रहते हैं, ऐसी न्यूज़ रोज छपती रहती है अखबारों में। तो आप उस न्यूज़ को पढ़ो और पढ़ करके आप उसकी कटिंग लेकर के आप अपने कॉलेज जाओ और आप अपने सर से क्वेश्चन पूछो, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछो। जैसे कहीं किसी प्रकार की कोई चोरी हो गई तो आप उनसे ये पूछो कि इसमें कौन सी धारा लगेगी और आगे कैसे FIR दर्ज होगी और कैसे मुलजिमों पे चार्ज लगेगा, कैसे इसमें सजा होगी या नहीं होगी, कैसे पीड़ित को इसमें न्याय मिलेगा। तो आप ये सारी चीजें आप अपने सर को बोलो और उनके साथ डिस्कस करो और उनसे हर सवाल के जवाब मांगो, ताकि आपको, अगर आप भविष्य में एडवोकेट बनना चाह रहे हो या फिर और किसी लाइन में जाना चाह रहे हो, तो आपको कम से कम इस बारे में नॉलेज तो होना चाहिए। तो एक एडवोकेट होता है ना, एक जो वकील होता है, उससे समाज के लोग भी उनसे इस चीज की धारणा करते हैं कि ये एक एडवोकेट है, एक वकील है, इसको हर चीज का नॉलेज है। तो समाज वाले भी उसको एक अच्छी दृष्टि से देखते हैं और उसका मान सम्मान भी करते हैं कि ये एक समाज से अलग व्यक्ति है, तो इसको हर चीज का नॉलेज है, समझदार है। तो आप अगर ला कर रहे हैं तो आपको हर चीज का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर चीज का आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको दूसरी बात एक और बता देती हूँ। जैसे आप ला कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छा लॉयर ही बनो, एक एडवोकेट ही बनो। आप और लाइन में भी जा सकते हो।
जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी के वकील भी बन सकते हो, आप एक लीगल एडवाइजर भी बन सकते हो, आप गवर्नमेंट एपीओ भी बन सकते हो, आप आरजेएस में भी जा सकते हो, आप जज भी बन सकते हो। आप और भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनियां होती है, कंपनियां हायर करती है, जैसे दूर दूर से दिल्ली है, जयपुर है, बम्बई है, यहाँ पे पैकेज के तौर पे भी आप जा सकते हो, किसी कंपनी में लग सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप एक एडवोकेट ही बनो, आपके पास बहुत सारे स्कोप होते हैं। ला करने के बाद में आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर के आप जॉब कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन बात करते हैं कि आप जब 3 ईयर लॉ करते हैं या फिर 5 ईयर लॉ करते हैं तो आपको इन 3 सालों के अंतराल में क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, अपन इस पर बात करने वाले हैं। जैसे आप जब एलएलबी करते हैं तो सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट आता है आईपीसी, जिसे इंडियन पिनल कोड बोलते हैं, जिसमें अपराधों के बारे में बताया गया है कि कौन से अपराध की धारा किसमें है और कितनी उसमें सजा है। अगर प्रोसीजर की बात की जाए तो उसका सीआरपीसी में वर्णन किया गया है कि कौन से अपराध की प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया कैसे कहाँ कैसे चलेगी। जैसे किसी प्रकार का कोई अपराध हो गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, उसकी एफआईआर दर्ज कैसे होगी, कैसे साक्ष्य होंगे, कैसे गवाही की जाएगी, कैसे नहीं, कैसे चालान पेश होगा, ये सब चीजें सीआरपीसी के अंतर्गत आती है। तो आईपीसी क्या है, अपराधों के बारे में बताती है। तो आपको क्या करना है, आपको डीपली पढ़ाई करनी है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप लॉ करते हैं तो आपको डीपली पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अब मान लो आपके कॉलेजों में चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, हर साल होते रहते हैं, तो आप भी उनमें पार्टिसिपेट करते हो, या फिर कई लोग पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, देखते हैं। तो आपको उस टाइम में किसी प्रकार का कोई लड़ाई दंगा नहीं करना है। आप वोटिंग करो या फिर किसी में पार्टिसिपेट करो, खड़े होना है तो आप खड़े भी हो सकते हो अध्यक्ष के तौर पे, उपाध्यक्ष के तौर पे, लेकिन आपको किसी प्रकार की कोई लड़ाई दंगा नहीं करना है। तो ऐसे में जब वोटिंग होती है तब वहाँ पे पुलिस वगैरह भी होती है, पुलिस फोर्स होती है, वहाँ पे बच्चे वोट देने के लिए भी आते हैं, बच्चे वोट देने के लिए भी आते हैं। लेकिन कई बार वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्ती हो जाती है, लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उन स्टूडेंटों को 107-16 में या फिर 151 में पाबंद कर देते हैं। तो ऐसा भी माहौल क्रिएट नहीं करना है कि आपकी जो ये स्टूडेंट लाइफ है तो इसमें ही आप अरेस्ट हो जाओ और ऐसा आप पे दाग लग जाए, पुलिस वाले आकर के आपको पाबंद कर दें, तो ये चीज भी सरासर गलत है। तो इससे आपके भविष्य पर भी बहुत पूरा असर पड़ता है। और दूसरी बात, आपको एक बात और बता दूं, अगर आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, आप लॉ कर रहे हैं, आप जैसे गाड़ी लेकर के बाहर जाते हैं, बाइक लेकर के बाहर जाते हैं और पुलिस वाले आपको रोक लेते हैं। मान लो जैसे आपने हेलमेट लगा रखा है लेकिन आपके पास आरसी और इंश्योरेंस नहीं है, आपने करवा रखी है लेकिन वो घर पे पड़ी है, आपके पास गाड़ी के कागजात तो पूरे हैं, प्रॉपर कागज हैं, लेकिन वो सारे कागज आपके घर पे पड़े हैं और आप पुलिस वालों से बदतमीजी से बात कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूं, नहीं है तो नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है। पुलिस वाले भी समझते हैं कि भाई ये लॉ के स्टूडेंट है, नए नए बच्चे हैं, लॉ कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, कॉलेज आए होंगे, डॉक्यूमेंट घर पे भूल गए होंगे। तो आप उनसे आप लॉ कर रहे हैं तो आप उनसे विनम्रता पूर्वक बात कीजिए ना कि देखो मैंने प्रॉपरली हेलमेट पहना हुआ है, मैं जल्दबाजी में आया था और डॉक्यूमेंट तो मेरे पास थे लेकिन मैं घर पे भूल गया। तो ऐसी बात नहीं है कि पुलिस वाले आपकी बात नहीं मानेंगे, वो आपकी बात को सुनेंगे, गौर करेंगे और आपको भविष्य में 2 चीज और समझाएंगे कि आप एक लॉ के स्टूडेंट है, आप अगर कानून तोड़ोगे तो आप कानून के रखवाले कैसे बनोगे, आप लोगों को न्याय कैसे दिलाओगे। तो वो आपको 2 बात और बताएंगे। ये बात बहुत ही समझदारी की होती है और पुलिस वाले आपकी बात पर गौर जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपका हाथों हाथ चालान काट देंगे, आपकी बात भी जरूर सुनेंगे वे। तो आपको अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं तो आप विनम्रता पूर्वक बात करके भी मैटर सुलझा सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसे अगर परिवार में कोई घर का कोई भी बच्चा लॉ कर रहा है या करने की सोच रहा है, जैसे उसने
एडमिशन ले लिया, 1-1.5 साल हो गई उसको कॉलेज जाते हुए, तो घर में भी अगर किसी प्रकार का कोई काम हो जाता है ना, तो वो ये सोचते हैं कि ये लॉ की पढ़ाई कर रहा है, इसको नॉलेज ज़्यादा है, इसको पूछते हैं। तो एक मतलब कानून की तो एक अलग ही बात है। सब लोग एक ऐसा नहीं है कि आपको हीन दृष्टि से देखेंगे, बाकी का सब लोग आप पर प्राउड फील करेंगे कि इसको कानून के बारे में पता है, ये कानून के बारे में जानता है। तो आपको जब भी आप ला करते हैं और ला में प्रवेश कर जाते हैं, आप कॉलेज में आ जाते हैं, तो आपको खुद को भी सुधारना पड़ेगा। आप पहले खुद सुधरो और आप खुद कानून को फॉलो करो, और उसके बाद में आप लोगों को बताओ, समाज को बताओ, परिवार को बताओ। इससे अपना भविष्य सिक्योर भी होगा और उज्जवल भी होगा, और ताकि लोगों को भी पता लगे कि ये लॉ के स्टूडेंट हैं, एक तरह का उजाला है, ये भविष्य को सिक्योर करने वाले हैं, कानून के रखवाले हैं, इनको कानून के बारे में पता है, ये एक नई पीढ़ी है। तो इस चीज़ के बारे में सबको पता लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग के स्टूडेंट हैं, घर जा रहे हो और कॉलेज जा रहे हो, रास्ते में आप किसी प्रकार का कोई हंगामा क्रिएट कर रहे हो, किसी से लड़ाई दंगा कर रहे हो, फिर वहाँ पे अचानक किसी प्रकार की कोई पुलिस आ जाती है, आपको गिरफ्तार करके ले जाती है, और वहाँ पर आपको पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, तो आप क्या जवाब दोगे कि सर मैं लॉ का स्टूडेंट हो। तो वहाँ पे आपकी कितनी बड़ी तौहीन है कि आप खुद ला कर रहे हो और खुद आप कानून तोड़ रहे हो, क्योंकि पुलिस आपको खुद अरेस्ट करके लेके जा रही है, आप वहां पर शामिल हो। हालांकि अगर पुलिस आ जाए ऐसी सिचुएशन में, तो आपको बिना डरे उनको बताना है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे घटना घटित होने वाली थी, मैं बीच में आया या फिर मैंने बीच बचाव आकर के इन दोनों को छुड़ाया। वो तो है आपकी वाह वाह की बात। अगर आप वहां पर खड़े होकर के जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग हंगामा क्रिएट कर रहे हैं, उनसे आप बहसबाजी भी कर रहे हो, तो वो भी गलत है। आप कानून जानते हो या कानून सीख रहे हो, तो आप उनको 2 बात अच्छे से सिखाओ, समझाओ कि आपको भविष्य में ऐसा करना है या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक वकील बनने के लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लो जैसे आप लॉ कर रहे हो, तो आपके कॉलेज में एक मूट कोर्ट भी होता है। मूट कोर्ट में क्या क्या होता है आज आपको मैं बताती हूँ। मूट कोर्ट में ये होता है कि उसमें नए नए किरदार निभाए जाते हैं, जैसे जज का रोल हो गया, एडवोकेट का रोल हो गया, साक्ष्य हो गए, और वहां पर जैसे जो भी कोर्ट में होता है एक्चुअल स्थिति में जो भी किरदार होते हैं, जैसे गवाह हो गए, टाइप करने वाला हो गया, सामने जज बैठ गए, वहां पे 2 वकील हो गए आमने सामने, और पीड़िता भी होगा। जैसे फौजदारी मुकदमा लेकर के चले तो उसमें मुलजिम भी होता है, उनके गवाह भी होते हैं, पीड़िता की फैमिली भी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चाहे आप एक एडवोकेट का रोल करो, चाहे आप एक गवाह का रोल करो, चाहे आप कुछ भी कोई भी छोटा मोटा रोल करो, चाहे आप उसमें एक जज का किरदार क्यों ना निभाओ, या फिर आप खुद पीड़ित क्यों ना बन जाओ, या फिर मुलजिम क्यों ना बन जाओ, लेकिन आपको ये सब करना है जिससे आपको पूरे केस की प्रोसेस के बारे में पता चलेगा। तो इसमें और कोई दूसरा नहीं होगा, आप खुद ही होंगे, वहां के जो भी स्टूडेंट है उन्हीं को ये किरदार निभाना होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। अब नेक्स्ट बात आपसे मैं ये करना चाहूंगी कि अगर आप कॉलेज में जाते हो, तो अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई सवाल आता है, जैसे बाहर आप निकलते हो, समाज में रहते हो, या फिर किसी प्रकार का कोई सफर कर रहे हो, बीच रास्ते में अगर किसी 2 लोगों की अनहोनी हो गई, एक दूसरे को गाली गलौज कर दिया, एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया उसने, तो आप अपने सर से आकर के पूछ सकते हो कि सर, एक पब्लिक स्थान पर 2 लोग आपस में खड़े होकर के एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, कौन सा अपराध होगा? एक आदमी दूसरे आदमी की कॉलर पकड़ रखी थी, उसको वो गाली गलौज कर रहा था, कौन सा अपराध होगा? एक व्यक्ति आकर के दूसरे व्यक्ति को 10 फुट की दूरी में खड़े होकर के गाली निकाल रहा था, कौन सा अपराध बनेगा? ऐसे जो भी आपके 3 साल में का जो टाइम पीरियड होता है, उसके अंतर्गत जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन अप्लाई होते हैं,
अगर क्वेश्चन आते हैं आपके माइंड में तो आपको जरूर पूछना चाहिए। अगर कहीं मान लो रात को कहीं किसी प्रकार की कोई बैंक में लूट हो गई, तो सुबह अगर पेपर में ऐड आता तो आप जाकर के सुबह उनसे पूछो कि ये कौन सी धारा में होगा। आप अपने सर से क्वेश्चन पूछो, वो आपको जरूर बताएंगे। तो ऐसे में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब दूसरी बात ये है, आप कॉलेज जाते हो, और दूसरी बात, एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आप लोग ये सोच रहे हो, अगर आप ये सोच करके अगर ला कर रहे हो कि जैसे आप टीवी में, फिल्मों में ये सब चीजें देखते रहते हो, ऐड आते हैं, फोनों में भी आजकल आते हैं, यूट्यूब पर मान लो, जैसे यूट्यूब पर भी ऐड आते हैं, टीवी में भी आप देखते हो, साउथ की फिल्में होती है उनमें भी देखते हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो वो किरदार निभाते हैं फिल्मों में, किसी प्रकार का कोई जज का रोल निभाते हैं या मुलजिम का रोल निभाते हैं या एडवोकेट का रोल निभाते हैं, ऐसा अपनी रियल लाइफ में नहीं होता है। वो सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है, ऐसा अपने यहाँ नहीं होता। कोर्ट होता है वो सबूत और गवाहों के आधार पर चलता है। सुनी सुनाई बातों पर कोर्ट इतना गौर नहीं करता, लेकिन अगर उसके पास सबूत हैं और प्रॉपरली गवाह हैं, जो आई विटनेस है, जिन्होंने घटना होते हुए को अपनी आंखों से देखा है, उन पर कोर्ट ज्यादा ट्रस्ट करती है, उन पर ज्यादा विश्वास करती है। तो ये सब चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि आपने फिल्मों में देख लिया कि वो उसके ऐसे मार रहा था और वो बैंक लूट करके भाग गया, उसने ऐसे चोरी कर दी, उसके चाकू मार दिया, वो पतली गली से निकल लिया और पुलिस है वो उसके पीछे पीछे भाग रही है, मुलजिम है वो उनको तोड़ा रहा है। तो ऐसा नहीं होता, अपने रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अब अपन दूसरी बात करते हैं। जैसे आप कॉलेज जा रहे हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, तो आप अपने सर को ये भी कहो कि आपको 1 महीने में 2 बार या 3 बार आपको, अगर आप सेशन कोड दिखा करके लेके आइए। अगर आप जिले में, अगर आपकी कॉलेज है, तो आप उनको कहो कि आपको महीने में 2 बार तो वो कोर्ट विजिट जरूर करवा के लेके आए। कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि अगर आप टोटल स्टूडेंट कोर्ट जाते हो, तो आप जज साहब से मिलोगे, वहां पर आप बात करोगे उनसे 2 क्वेश्चन पूछोगे, कॉलेज के बारे में पूछोगे, लॉ के बारे में पूछोगे, आगे आने वाले भविष्य को सिक्योर करने के लिए आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे, तो वो आपको जरूर जवाब देंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप लॉ कर रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप एडवोकेट ही बने, आपकी रुचि पे डिपेंड करता है कि आपकी हॉबी क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, और आपकी लगन किस चीज में है, आप उसी फील्ड में जाइए। ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल की वकालत कर ली और आप कोर्ट आ गए, बस ठीक है जयराम जी की अपन को लाइफ टाइम वकालत करनी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आप प्रिपरेशन करके, आप कंपटीशन एग्जाम फाइट करके एक गवर्नमेंट एपीओ भी बन सकते हो, लीगल एडवाइजर भी बन सकते हो, जेएलओ भी बन सकते हो, आरजेस यानी कि जज भी बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। तो मैं आपको ये बता देना चाह रही हूँ कि आपकी रुचि पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। तो मेन बात ये थी कि आप अपन कोर्ट विजिट की बात कर रहे थे कि आपको कोर्ट विजिट करना ही है, तो आप उनको कहो कि हमें महीने में 2 बार 2 बार नहीं तो 1 बार तो जरूर कोर्ट में विजिट जरूर करवाइए। आप सुबह जाओ, जब कोर्ट का टाइम अगर देखा जाए तो गर्मियों में तो आपको पता ही है 7:30 से लेकर के 12:30 तक का होता है, और सर्दियों में 10:30 से लेकर के 5 बजे तक का होता है। तो आप वहां सुबह जाकर के, अगर शाम को आते हैं 10:30 से 5 वाले टाइम में अगर जाते हैं, तो आप वहां जाओ, वहां जाकर के जितने भी एडवोकेट लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं, आप उनसे डिस्कस करो, आप उनसे बात करो कि जब हम ला कर लेंगे तो हमारे लिए एडवोकेट लाइफ क्या रहेगी, हम लोगों को जो न्यू स्टूडेंट है, हम लोगों को लाइफ में कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये सब बातें उनसे पूछो, उनसे डिस्कस करो। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो। अगर किसी भी मैटर के बारे में आपको उनसे कुछ पूछना है तो आप बात कर लो। अगर आपको जज से डायरेक्ट बात करनी है तो ऐसे भी कोई जज साहब नहीं है जो आपको आपकी बात का जवाब नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे आते हैं कोर्ट विजिट के लिए, तो साहब उनके एक अलग से उनको बताते हैं, कुछ उनका भी एक लेक्चर होता है, वो स्टूडेंट को प्रोत्साहित करते हैं, उनको बताते हैं कुछ ना कुछ कि आपको भविष्य में ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है।
और वैसे अगर देखा जाए तो अपनी खुद खुद की हॉबीज होती है। कई लोग एडवोकेसी में खुश हैं, तो कोई गवर्नमेंट जॉब करके खुश है, तो कोई प्राइवेट नौकरी करके खुश है। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट LLB करेगा वो एडवोकेट ही बनेगा। वो कुछ भी कर सकता है, कहने का मतलब ये है, कुछ का मतलब ये है कि वो कोई भी जॉब कर सकता है। तो ये तो हो गई एक मूट कोर्ट की बात कर ली अपन ने, और एक अपन ने कोर्ट विजिट की बात कर ली। अब आपको एक बात और मैं बता दूं, अगर आप हाई कोर्ट भी जाना चाहो तो आप साल में 2 बार हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, वहां आप कोर्ट विजिट कर सकते हो। और वहां की जो प्रोसीडिंग होती है वो सेशन कोर्ट से थोड़ी सी अलग होती है। जो सेशन कोर्ट जिसको हम डीजे कोर्ट बोलते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय बोलते हैं, उनसे थोड़ी सी हटके होती है। तो आप हाई कोर्ट के लिए भी आप अपने कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर हैं, जो भी फैकल्टी है, आप उनको कहो कि आप हमें डीजे कोर्ट यानी कि जहां पर आप रह रहे हो वहां, या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में साल में एक बार तो आपको सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट विजिट करना ही चाहिए। तो वहां पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अगर जो भी ला कर रहे हैं या करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सबको ये चीजें करनी है। आपको कोर्ट विजिट के लिए भी कहना है, आपको मूट कोर्ट में भी ध्यान देना है, और आपको रेगुलर क्लास भी लेनी है। ऐसे नहीं है कि आपने एडमिशन तो ले लिया लेकिन आप कॉलेज जा ही नहीं रहे हो, अटेंडेंस आपकी लगी नहीं रही है। ऐसे का सोचते हो आप लोग कि यार मैंने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया लेकिन जब एग्जाम होगी तब मैं कॉलेज में चला जाऊंगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रेगुलर क्लास लेनी है। अब दूसरी बात अपन एक बात और करते हैं। जैसे आपने 3 साल की कॉलेज कर ली, कर ली, तो ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेज कर ली, आपके पास 3 साल की डिग्री आ गई और आप वकील बन गए। ऐसा नहीं है। अगर आप 3 साल की लॉ कर लेते हैं, आपके पास डिग्री आ जाती है, तो आपको हाई कोर्ट से इनरोलमेंट करवाना पड़ेगा, वहां पर फीस जमा करवानी होगी, आपका इनरोलमेंट हाई कोर्ट में होगा। तो वहां से आपके क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आएगा, और एक आपका एक एडवोकेट कार्ड होता है, वो भी वहां से बन करके आपके पास आएगा। उसके बाद भी आप वकालत नहीं कर सकते। आप किसके बाद वकालत कर सकते हो तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने हाई कोर्ट में अपना एनरोलमेंट करवा लिया, उसके बाद आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल की एग्जाम देनी होगी। अगर आप फर्स्ट बार में एग्जाम क्वालिफाई कर देते हो तो आप वकालत कर सकते हो। उसके बाद में ये चीजें पहले नहीं थी, ये चीज जो एग्जाम देनी होती है ये चीज पहले नहीं थी, अभी 8-9 सालों में लागू की गई है। कि भाई पहले तो जैसे अपन ने मान लो जिसने भी 3 साल की वकालत कर ली, 3 साल की लॉ कर लिया, 5 ईयर लॉ कर लिया, अब मान लो आपने हाई कोर्ट में एनरोलमेंट करवा लिया, अगर आपने AIB की एग्जाम क्वालिफाई कर ली तो आप उसके बाद में वकालतनामे पे साइन कर सकते हैं, आप पैरवी कर सकते हैं, आप कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति की तरफ से वकालतनामा पेश करके आप कोर्ट में खड़े होकर के आप अपनी बात रख सकते हैं, एक पीड़ित को न्याय भी दिला सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम के बारे में बता दी। इसके बाद आप आराम से वकालत कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो लोग वहां पे हाई कोर्ट से तो इनरोलमेंट करवा लेते हैं, वहां से उनके रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाते हैं और उसके बाद वो वकालतनामे पे साइन करना शुरू कर देते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको पैरवी करनी है, अगर आपको मुकदमा लड़ना है तो आपको AIBE की एग्जाम देनी ही पड़ेगी। बात अब अपन दूसरी बात ये करते हैं कि अगर आपने ये मन बना ही लिया कि आपको कोर्ट में आकर के वकालत ही करनी है, एक एडवोकेट ही बनना है, तो अब अपन उस पर बात करने वाले हैं कि आपको एडवोकेसी करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और आप एक वकालत में कैसे निपुण हो सकते हैं, आप वकालत में कैसे निपुण हो सकते हैं और आप अपनी वकालत को कैसे जमा सकते हैं जिससे आपके पास क्लाइंट भी आए और आप उनको अच्छे से ट्रीट भी कर पाएं
और आपके पास काम भी बढ़ता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट 3 साल की वकालत करके आता है या 5 ईयर लॉ करके आता है, तो सबसे पहले ये बात है कि आपको एक सीनियर एडवोकेट के पास में काम करना पड़ेगा। आप उनके पास काम करो। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको वकालत करनी है तो आपको एक सीनियर एडवोकेट के पास या तो 3 साल या 5 साल आपको जूनियरशिप करनी ही चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे पार्टी को ट्रीट करते हैं, कैसे कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाकर के वो कैसे बोलते हैं, कैसे खड़े होते हैं और कैसे जज साहब को वो जाते ही प्रणाम करते हैं या नमस्ते करते हैं या आदर सम्मान जो कुछ भी होता है, वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब पहली बात तो ये है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे कोर्ट चले गए और पहले दिन ही आप ये सोचने लग जाते हो कि मैंने काला कोट पहन लिया और मैं एडवोकेट बन गया, मैं वकील बन गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप कॉलेज में पढ़ करके आते हो, कोई बात नहीं, उसमें जो भी लॉ है, कानून है, वो तो सब कुछ सेम ही है। लेकिन वहां जाकर के जो भी आप प्रोसीजर देखते हो, वहां की जो कार्यवाही होती है, वो सब कुछ अलग होती है। प्रैक्टिकल अलग होता है। आप फिल्मों में देखते हो वो चीजें अलग होती है, कोर्टों में जो रियल लाइफ में जो अपने साथ हो रही है वो अलग चीजें हैं। तो आपको उन चीजों को भी अगर आप देखोगे, पढ़ोगे, जानोगे, तभी तो सब कुछ होगा ना। ऐसे नहीं है सुनी सुनाई बातों पर तो आपको पता है कोर्ट ही गौर नहीं करती। आई विटनेस पर सबसे ज्यादा बिलीव होता है, या फिर सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट भी अपना फैसला सुनाती है। ये तो आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा। तो मैं आपको यही बता देना चाह रही हूँ कि हर चीज आप अपनी आंखों से देखो। और एक बात और है, जैसे आपका जो बॉस है, जो आपका सीनियर एडवोकेट है, वो कोर्ट में बैठा है या फिर अपनी सीट पर बैठा है, वहां आकर के उसके पास कोई क्लाइंट आता है, मान लो कोई पीड़िता 498, ये 406, 323, ये दहेज वाली नॉर्मल बता देती हूँ मैं आपको। ये नॉर्मल दहेज के लिए किसी लड़की को उसके ससुराल वाले तंग व परेशान करते हैं, उसका पति उसको शारीरिक या मानसिक यातना देता है, या फिर उनके कोई भी रिश्तेदार उसको तंग परेशान करते हैं और वो बेचारी ऐसी स्थिति में आपके पास आ जाती है, यानी कि आपके बॉस के पास आती है और वो आपकी पूरी की पूरी व्यथा आपके बॉस को सुना रही है। आप वहां पर खड़े हैं, आप ये सोचते हैं, ये चीजें तो हम रोज ही देखते हैं, हमको पता ही है क्या होता है क्या नहीं होता दहेज वाले मामलों में। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। अगर आपके बॉस उसकी बातों पर गौर करके सुन रहे हैं तो आप भी वहां अपने बॉस के पास बैठिए, अपने सीनियर के पास बैठिए और उनके पास बैठ करके अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिए कि वो क्या बोल रही है और जो मेरे बॉस लिख रहे हैं मैं भी लिखूं, और जो बात भी वो बता रही है, जैसे मेरी शादी, आपके बॉस पूछ रहे हैं कि आपकी शादी कब हुई थी और कितने दिनों तक आपको अच्छे से रखा और आपके कितने बच्चे हैं, कौन कौन आपको तंग परेशान करता है, आपको दहेज के लिए कौन परेशान करता है और आपसे क्या डिमांड करता है, आपसे क्या डिमांड करते हैं, मोटरसाइकिल मांगते हैं या फिर गाड़ी मांगते हैं या फिर पैसों की डिमांड करते हैं, आपके साथ मारपीट कौन कौन करता है, आपकी सास है, ससुर है, ननद है और कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कौन आपके साथ क्रूरटी करता है। तो ये सारी चीजें आपको सुननी भी है, देखनी भी है। घटना कब हुई, क्या समय था, क्या टाइम था, कौन सा दिन था, कौन सी साल थी, या अभी रिसेंटली में हुआ। तो ये सब चीजें आपको भी नोट डाउन करनी है। और फिर जब आपके बॉस ये सारी चीजें सुन रहे हैं या फिर वो लिख रहे हैं, अगर वो वहां से मान लो एक टाइम के लिए वो वहां से चली जाती है, तो आप अपने बॉस से उस बारे में पूछिए कि ये सारी चीजें बताइए, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें कैसे एफआईआर दर्ज होगी, कैसे नहीं होगी। तो एफआईआर भी दर्ज कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें क्या मेंशन कराना चाहिए। तो ये चीजें जो होती है ना, इन पर फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक पीड़िता आकर के बता रही है कि ये समय था, ये तारीख थी, ये दिन था, महीना जो भी है वो आपकी बात रख रही है, तो आपको भी एक अपनी डायरी में उसमें मेंटेन करना है, लिखना है और आपको इस पर गौर करना है कि इसमें कौन कौन सी धाराएं बन रही है। अगर उसके साथ में क्रूरटी हुई है, उसके साथ मारपीट हुई है उसके रिश्तेदारों द्वारा, और 498 का बन गया, दहेज के लिए डिमांड कर रहे हैं, 406 आईपीसी का बन गया,
जैसे उसके साथ मारपीट हो रही है, 323 का अपराध, 323 आईपीसी का अपराध बन गया, या फिर उसके कोई ज्यादा इंजरी आ जाती है, मारपीट होती है तो 326 का अपराध बन गया, या उसे मारने की कोशिश की गई है तो अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि 307 आईपीसी का अपराध बन गया। तो ये सारी चीजें आप उनसे डिस्कस करो, आप उनसे पूछो। और आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको सीखने के आप इच्छुक हैं और आप अपने बॉस से पूछते हो तो वो आपको नहीं बताएंगे। वो आपको अगर आप खुद कुछ सीखना चाहते हो तो वो भी रुचि लेंगे, आपको दो चीज बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कॉलेज में आ गए और कॉलर खड़ी करके ये कहते हैं कि हम तो वकील बन गए, वैसे हम कुछ भी कर सकते हैं। और आपको ये भी नहीं करना है कि आपने 2 महीने अपने बॉस के पास काम कर लिया और आप ये कहते हो कि हम तो सीनियर बन गए, अब जूनियर नहीं रहे। तो ये बात भी सरासर गलत है। आपको अगर वकालत करनी है या वकालत जमानी है या वकालत में काम ही करना है, तो अगर आपको वकालत ही करनी है तो आपको शांत दिमाग से 3 साल तक या 5 साल तक आपको जूनियरशिप करनी ही चाहिए। बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, बड़ों का कैसे आदर किया जाता है, सीनियर को कैसे ट्रीट करते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कोर्ट में रहना है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 साल बाद में अगर आपको काम आने लग जाए, आप अपनी अलग सीट डाल करके बैठ जाओ, आप अपना अलग काम करना शुरू कर दो। ऐसा तो है नहीं कि जिसके पास आप काम कर रहे हो आप जिंदगी भर उनके पास ही काम करते रहो। आप अपनी अलग सीट डालकर भी आप अपना काम कर सकते हो। अब मान लो आपको एडवोकेसी ही करनी है, आपने 3 साल तक 5 साल तक अपने एडवोकेट के पास काम किया, उसके पास मिसलेनियस काम है, हर प्रकार का काम आता है। अब आपको ये चीज देखनी है कि आपकी रुचि किसमें है। आप सबसे ज्यादा आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे। आप सिविल का काम अच्छे से कर लेते हो या फौजदारी का काम अच्छे से करते हो, या फिर इनकम टैक्स के भी वकील होते हैं कई। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कई एडवोकेट्स होते हैं जो फैमिली कोर्ट के जैसे भी जगह होते हैं, सिर्फ वही अकेला काम देखते हैं। कई सिविल का देखते हैं, कोई रेवेन्यू का देखते हैं। फैमिली कोर्ट में भी ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे फैमिली कोर्ट से रिलेटेड कई मामले हो जाते हैं, जैसे मेंटेनेंस का हो गया, भरण पोषण का हो गया, और डिवोर्स का हो गया, ये 498 वाले मैटर हो गए। ये भी एक तरह के महिला से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड 4-5 जैसे, और डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित हो गया, 125 का अंतरिम हो गया। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनका भी एक बहुत अच्छा लॉयर होता है जो सिर्फ यही काम देखता हो, और एक सिविल के भी एडवोकेट होते हैं जो सिर्फ सिविल का ही काम देखते हैं, और एक रेवेन्यू के भी होते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करके संतुष्ट हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, अगर आपको एडवोकेसी करनी है तो आपको एक फील्ड में अपना माइंड अप्लाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत में अगर कोर्ट आते हो तो आपके पास मुकदमा कई बार आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, लेकिन कर्म सबसे ज्यादा इंसान का जरूरी होता है। आप कर्म करो, फल की प्रतीक्षा मत करो, अपने आप आपके पास काम आएगा। कर्म करने जरूरी है। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, लगन से काम करोगे तो काम अपने आप आपके पास आ जाएगा। अब मैंने आपको एक अच्छे लॉयर के बारे में तो आपको बता दिया कि एक अच्छा लॉयर कैसे बन सकते हो, आप कैसे काम सीख सकते हो, फिर आगे आप अपना काम कैसे जमा सकते हो। ये चीजें तो मैंने आपको अच्छे से बता दी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गई होगी। तो ये तो हो गई एक अच्छे एडवोकेट की प्रोसेस। अब आपने एडवोकेट के बारे में तो जान लिया, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाह रही हूँ, आप एडवोकेट के बाद में आपके पास बहुत सारे स्कोप हैं। तो अब मैं ऐसा नहीं है कि जैसे आपने लॉ कर लिया आप एडवोकेट बन गए, आप इसके आगे भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। जैसे आप LLM करना चाहते हो तो आप LLM कर सकते हो। यह एक मास्टर डिग्री है, इसके बाद में आप नेट क्वालिफाई कर लो या फिर PhD कर लो। इसके बाद में आप प्रोफेसर की यानी कि गवर्नमेंट प्रोफेसर की भी एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद में आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा भी सकते हो, आपके पास ये भी एक अच्छा स्कोप है। उसके बाद में आप साइबर लॉ भी कर सकते हैं, ये भी एक तरह का एक डिप्लोमा है, क्योंकि आजकल साइबर के अपराध भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब अपन बात करते हैं कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में जाना चाह रहा है, जैसे मान के चलो इंश्योरेंस कंपनी का वकील बनना चाह रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए तो आप LLB के बाद में भी इंश्योरेंस कंपनी के एडवोकेट बन सकते हो, लेकिन आजकल क्या है कि कई बार क्या होता है कि कंपनी वाले इंश्योरेंस कंपनी के वकील उसी
एडवोकेट को बनाते हैं जिनको नॉलेज हो, या जिसने किसी भी सीनियर एडवोकेट के साथ में 3 साल या 5 साल काम किया हो, तो कंपनियां उसी एडवोकेट को ज़्यादा लेती है। अब मान लो आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी का वकील ही बनना है और आपने ये सोच लिया जैसे मैंने लॉ कर ली तो मैं हाथों हाथ उस कंपनी में जाना चाहता हूँ, तो आप अगर जिस सीनियर एडवोकेट के पास आप जूनियरशिप करते हो, जिनके पास आप काम करते हो, आप उनसे भी डिप्लोमा लेकर के भी, आप उनसे भी सर्टिफिकेट लेकर के आप इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। आप उनसे ये लिखवा सकते हो कि मैंने आपके साथ रह करके 5 साल काम किया है। आपका जो बॉस होता है, आपका जो सीनियर होता है, वो आपको इस चीज़ का सर्टिफिकेट देगा कि फलां एडवोकेट ने, जो मेरा जूनियर एडवोकेट है, जिसने मेरे साथ मिल करके 5 साल तक काम किया है और इसको हर काम आता है, तो आप वो डिप्लोमा लगा करके आप इंश्योरेंस कंपनी का एडवोकेट बन सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी आपको हायर कर सकती है। तो ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम के और के ये ज़्यादातर मुकदमे आते रहते हैं, तो आप इन मुकदमों को डील करो, जिससे आपको प्रॉपरली फीस भी मिलेगी, जिससे आपका काम भी चलता रहेगा। जैसे बैंक है, आप बैंक का एडवोकेट भी बन सकते हो, उसमें भी आपके पास अच्छी खासी सैलरी आएगी, तो आप एक बैंक को भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा इनकम टैक्स के काम होते हैं, इनकम टैक्स की फाइल भरना, रिटर्न भरना, ये सब काम करना भी एक एडवोकेट अच्छे से कर सकता है। तो आपके पास बहुत सारे स्कोप हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक आप एक एडवोकेट ही बनो, फौजदारी का ही एडवोकेट बनो, आप सिविल का एडवोकेट बन जाओ या फिर अन्य मिसलेनियस एडवोकेट बन जाओ, कुछ भी काम कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे स्कोप हैं और प्राइवेट कंपनियां तो इतनी सारी हैं कि जिसने भी लॉ कर रखी है, तो आप आजकल क्या होता है कि सब ऑनलाइन जो भी कंपनियां होती है या फिर जो भी कोई प्राइवेट कंपनियां होती है, उनके ऐड आते रहते हैं, ऑनलाइन भी हमें देखने को मिलती है। तो आप वहां पर भी अपना रिज्यूम डाल करके आप वहां पर भी आप अपना रिज्यूम डाल करके आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं। वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, आप वहां पर जाओ, आप अपनी क्वालिफिकेशन दिखाओ कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास ये डिग्रियां हैं, तो उस आधार पर भी आपको जॉब मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने लॉ कर ली तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपके पास बहुत सारे अनलिमिटेड आपके पास स्कोप है, आप कोई भी काम कर सकते हो और अच्छी खासी इनकम भी अर्निंग कर सकते हो। एक स्पेशली मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि अगर कोई भी लॉ का स्टूडेंट अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो वो आपसे एक फॉर्म पे साइन करवाते हैं, वो अपनी कंडीशन के आधार पर आपको रखते हैं। तो मैं आपको ये बात बता देना चाह रही हूँ कि अगर आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी में आप काम करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन को आप पहले पढ़ ले, उसके बाद ही आप साइन कीजिएगा, अन्यथा आप मत कीजिएगा। उस कंपनी के फॉर्म पे क्या क्या लिखा हुआ है, वो कौन सी कंडीशन पे आपसे साइन करवा रहे हैं। तो अगर आप साइन कर देते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो आपको एक बंधुआ मजदूर भी बना करके काम करवा लेते हैं कि आपने तो इस कंडीशन पर साइन किया था, आपने इस फॉर्म पर साइन किया था। आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सोच समझ कर ही कंपनी में काम करना है। बहुत सारी कंपनियां देश विदेश में, यहाँ पर भी है, अपने दिल्ली है, जयपुर है, बम्बई है, बहुत सारी कंपनियां बुलाती है। उनको लीगल एडवाइजर की भी जरूरत होती है और भी होती है, एक एक्सपर्ट की भी जरूरत होती है, तब भी आप एक लॉ स्टूडेंट की जरूरत पड़ती है। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं, मान लो आप जैसे किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो और आपने फॉर्म पर साइन कर भी दिया, ऐसा नहीं कि आप सैलरी को देख करके उस फॉर्म पर सिग्नेचर करें, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इसमें देखना भी है कि आपको कितने घंटे काम करना है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कौन सी कंडीशन है, आपके कितने पैसे कटेंगे या आपको कितने पैकेज पर रखा गया है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। आपको उसमें पढ़ना है पहले, उसके बाद में ही सिग्नेचर करने हैं। आज का जो अपना ये 1 घंटे का जो भी लेक्चर है या 50 मिनट का, 40 मिनट का जो भी आज मैंने ये लेक्चर बनाया है, ये खास मैंने लॉ के स्टूडेंट के लिए बनाया है।
तो मैं लॉ के स्टूडेंट को तो कहना चाहूंगी ही कि अगर वो 3 साल की या 5 साल की जो भी लॉ कर रहे हैं तो वो एक अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए रोज कॉलेज में जाना आना एक सम्मानजनक तरीके से वो लॉ करें। लेकिन सबसे ज्यादा फर्ज उनके परिवार वालों का भी बनता है, उनके माता पिता का भी बनता है कि अगर उनका बच्चा लॉ कर रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा बेटा क्या क्या रहा है या मेरी बेटी कर क्या रही है। कई बार क्या होता है कि उनके बच्चे हैं वो कॉलेज करने के लिए बाहर भी चले जाते हैं, तो वो उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर वो खुद एक लॉ का स्टूडेंट होते हुए खुद क्राइम कर रहे हैं या किसी क्राइम में फंस जाते हैं। उनको पता तो होता है नहीं, वो जाते जाते उनको ये लगता है कि आधे एडवोकेट तो हम बन ही गए। कॉलेज में जाते हैं, काला कोट पहन करके जाते हैं, वो ये सोचने लग जाते हैं कि अब मैंने काला कोट पहन लिया तो मैं खुद वकील बन गया। तो वो ऐसे में वो खुद भी किसी प्रकार का कोई अपराध कर बैठते हैं। तो उनके माँ बाप को भी इस चीज के बारे में ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये भी देखना है कि हमारा बच्चा रोज कॉलेज जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप उनकी कॉलेज के प्रिंसिपल से हैं, उनके प्रोफेसर हैं, जो भी आप उनसे संपर्क करो, आप अपने बच्चे के बारे में जानकारी पूरी रखो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप सब लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतरीन वीडियो बना सकूं। मैं एडवोकेट रोशनी, जय हिंद, जय भारत।